हमारे लिए तो ये किस्मत आजमाने का वक्त था कि किस्मत आजमाते हैं, कुछ पैसा लगाते हैं, शायद हम भी अमीर बन जाएं। और जो सैलरी से कमाते हैं वो स्टॉक मार्केट में गवाते हैं। ये प्रेशर इस कदर बढ़ता चला गया कि स्टॉक मार्केट के लॉसेस और जॉब से मिली सैलरी, दोनों लॉसेस ज़्यादा और सैलरी कम। अब जब वो ईगो पे चोट पहुंचती है तो उसी दिन, उसी वक्त, उसी पल बाजार से बदला लेने का मन करता है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो मैंने टैक्स पे किया था, इनकम टैक्स पे किया था, वो अराउंड 45 लाख रुपीस के आसपास था। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी और मैं बेसिकली वाराणसी उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं फाउंडर हूँ इन्वेस्टिंग डैडी का, मेरे स्टार्टअप का, और मैं इन्वेंटर हूँ एलटीपी कैलकुलेटर का। एलटीपी कैलकुलेटर जिसने न जाने कितने लोगों को जीवन को बदल के रख दिया, कितने लोगों के ट्रेडिंग स्टाइल को बदल के रख दिया। बचपन की बात है, पेरेंट्स, मैं बेसिकली वाराणसी के पास मुगल सराय है, जिसको अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर भी कहते हैं, मैं वहाँ से हूँ। और बहुत छोटा सा शहर, बहुत ही छोटा सा शहर, जहाँ से हमको रेफरेंसेस कह लें या फिर ग्रो करने की बातें कह लें या फिर कोई हमको ऐसा बताए या गाइड करे कि आपको इस डायरेक्शन में चलना है, ऐसी कोई गाइडेंस हमारे समय में नहीं मिली थी। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में थे और गवर्नमेंट जॉब के पेरेंट्स, फादर एंड मदर दोनों ही, सभी का ऐसा ही सपना होता है कि बच्चा भी मेरा भी गवर्नमेंट जॉब में ही जाएगा, गवर्नमेंट जॉब करेगा, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन और उसी के अकॉर्डिंग गाइडेंस। यंग हुए तो फिर ग्रेजुएशन करने गए, तो वहाँ पे ग्रेजुएशन के टाइम, ग्रेजुएशन के वक्त वहाँ पे उस समय स्टॉक मार्केट में लेहमन ब्रदर्स का बड़ा सा फॉल आया। उसके कारण और बहुत सारी न्यूज़ स्टॉक मार्केट के बारे में सुनने के लिए मिलने लगी। इस फॉल के बाद मैं भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, मुझे भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। और ये इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू हुए कि डीमैट अकाउंट ओपन करके छोटे छोटे पैसे लगाने शुरू कर दिए। प्रॉफिट एंड लॉसेस ऐसे तो हमेशा ही होते रहते थे, लेकिन इंटरेस्ट इस कदर बढ़ा कि धीरे धीरे मैं ग्रेजुएशन के वक्त ही एक डीलर के यहाँ, डीलर हुआ करते थे उस समय, डीलर मतलब ब्रोकर्स के यहाँ लोग बैठ के ट्रेडिंग किया करते थे। तो वाराणसी में ही एक डीलर के यहाँ मैंने एक जॉब कर ली, एज अ सब ब्रोकर के यहाँ जॉब कर ली एज अ डीलर। वहाँ मेरा काम क्या होता था, मैंने काम सीखा, वहाँ मेरा काम होता था सौदे लगाने का। सौदे लगाने का मतलब लोगों के ऑर्डर पंच करने का। लोग आते थे, अच्छे लोग आते थे, बड़े लोग आते थे और उनके ऑर्डर में पंच किया करता था। इस दौरान बहुत सारे स्टॉक्स, बहुत सारे शेयर्स के बारे में बातें हुआ करती थी और वो बातें मेरी समझ भी आती थी और समझ धीरे धीरे बढ़ती भी चली गई। और साथ में मेरी ट्रेडिंग तो साथ में बढ़ती ही चली जा रही थी, क्योंकि दैट टाइम मुझे कैलकुलेशंस का अंदाज़ा नहीं था कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कैलकुलेशंस हो सकती हैं। हमारे लिए तो ये किस्मत आजमाने का वक्त था कि किस्मत आजमाते हैं, कुछ पैसा लगाते हैं, शायद हम भी अमीर बन जाएं। तो इस तरीके से पैसा इन्वेस्ट करते चले गए और जो सैलरी से कमाते हैं वो स्टॉक मार्केट में गवाते हैं और यही चलता रहा। हाँ, कभी कभी ऐसा कई बार होता था कि जो लोग आते थे, बैठते थे, साथ में सामने बैठे रहते थे, ट्रेड पंच कर रहे हैं, उनको मैं कई कई सजेशंस देता था, तो वो सही भी होते थे। तो वो बातचीत और लंबी चलने लगी। स्टॉक्स के बारे में जानकारी, शेयर्स के बारे में जानकारी या फिर किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में जानकारी और उसके बारे में न्यूज़ खंगालना और उसके बारे में समझना, ये आदत सी बन गई। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और पैसा ऐसे ही गवाते चले गए। अर्ली एज में शादी भी हो गई, जिसके कारण रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी आ गई। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण पैसा कमाने का प्रेशर और बढ़ता चला गया। ये प्रेशर इस कदर बढ़ता चला गया कि स्टॉक मार्केट के लॉसेस और जॉब से मिली सैलरी, दोनों लॉसेस ज़्यादा और सैलरी कम, और समय बीतता चला गया। लॉसेस कैसे होते हैं? लॉसेस ऐसे होते हैं कि एक कोई भी आम आदमी, जैसे मैंने ट्रेड करना शुरू किया, मैंने कोई एक ट्रेड लिया। इस ट्रेड में मैंने स्टडीज़ के दौरान समझा कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होते हैं, तो शायद ये थोड़ा टेक्निकल हो जाए, लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होते हैं। तो हमने सपोज़ करिए किसी सपोर्ट से ख़रीदारी की। सपोर्ट तो देखने से पता चल जाता है, खबरों में पता चल जाता है, या फिर किसी भी कोई हमको बता देता है, या फिर कुछ ट्रेंड लाइन्स, ऐसे छोटे छोटे टेक्निक्स, टूल्स हैं जिनसे पता चल जाता है। तो हमने ख़रीदारी की। तो लॉसेस से ज़्यादा घर दिमाग में हमारा ईगो और हमारे इमोशंस करते हैं। जब मैंने कोई एक ट्रेड इनिशिएट किया, उस पर्टिकुलर ट्रेड में लॉस हुआ। लॉस होने के बाद ये लॉस का जो पैसा गया ना, उसका गम है। गम किस बात का है? गम है हमारे ईगो का, कि हमने जो सोचा वो सही नहीं हुआ, वो गलत हो गया। अब जब वो ईगो पे चोट पहुंचती है तो उसी दिन, उसी वक्त, उसी पल बाजार से बदला लेने का मन करता है। और जब बाजार से बदला लेने का मन करता है तो क्या होता है?
दोबारा वापस से ट्रेड इनिशिएट करना कि कैसे नहीं होगा, और वहाँ पे दोबारा से लॉस, और ये लॉस धीरे 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 करते करते छोटे छोटे करते करते कब बड़े हो जाते हैं और कब हम डीप लॉसेस में चले जाते हैं, हमको इस बात का तो पता ही नहीं लगता। समय बीतता चला गया और स्टॉक मार्केट के बारे में रिसर्च बढ़ती चली गई। ड्यूरिंग दैट पीरियड बैंक निफ्टी के ऑप्शंस इंट्रोड्यूस हुए, तो उसमें मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा, ऑप्शन चेन में थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा कि ऑप्शन चेन को समझा जाए कि ऑप्शन चेन किस तरीके से काम करता है, और मैंने उसकी स्टडी शुरू की। कई तरह के लोगों की स्टडीज़ को मैंने पढ़ा भी, समझा भी, जाना भी, और इन स्टडीज़ को समझने और जानने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ, मतलब मैं गैम्बलिंग से अब कैलकुलेशंस की तरफ कन्वर्ट हो रहा था, कि जो मैं अभी तक ट्रेडिंग कर रहा था वो मैं गैम्बलिंग वाली ट्रेडिंग कर रहा था, कि कुछ भी पैसा लगाया और कुछ भी, कभी प्रॉफिट हुआ कभी लॉस हुआ, वो चल रहा था धीरे धीरे। लेकिन कैलकुलेशंस को समझना और कैलकुलेशंस को समझ के ट्रेड करने का धीरे धीरे मुझे अंदाजा लगना शुरू हो गया था, और धीरे धीरे इस बात का भी पता चल गया था कि स्टॉक मार्केट सिर्फ गैम्बलिंग नहीं है, या स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है ही नहीं, बल्कि ये तो कैलकुलेटेड रिस्क मैनेजमेंट की एक पूरी प्रणाली है। फिर वहाँ से असल शुरुआत हुई, जितनी भी थ्योरीज मैंने दी हैं उन थ्योरीज को डिराइव करने की या उन थ्योरीज को समझने की। एक वक्त बीत गया, एक अरसा बीत गया, लगभग 2.5 साल 3 साल, जो कि कह सकते हैं कि एक कमरे में ही बीत गया या एक जगह पे ही बीत गया, सिर्फ इस बात की रिसर्च करते हुए कि कैसे होता है ये सब कुछ। इस दौरान फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, इसलिए ज़्यादा था क्योंकि बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और पैसा कमाना ही था, इसके अलावा और कोई रास्ता हमारे पास था नहीं। तो समय बीता, प्रेशर इतना कि फैमिली से ऐसे प्रेशर आते थे कि भाई आपको जॉब करनी चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि मैं खाली बैठा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं जुआ खेलने की कोशिश कर रहा हूँ, इवन देन मेरे पास पैसे नहीं। क्रेडिट्स, उधार भी बढ़ते चले गए और लोग अब उधार देने से कतराने भी लगे थे। तो ये समय ऐसा था, लेकिन मेरी थ्योरीज पर मेरी रिसर्च चलती रही, और ये रिसर्च मुझे इस कदर लेकर के आ गई कि मुझे अब अपनी थ्योरीज पर भरोसा होने लगा था, क्योंकि अब जो मैं ट्रेड्स इनिशिएट करता था छोटे छोटे, उन ट्रेड्स में मुझे प्रॉफिट होने लगा था। कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। पहले क्या होता था, मैं किसी रेजिस्टेंस से ट्रेड लिया, मैंने बिकवाली की। बाजार क्या होता था, अपने स्टॉप लॉस, मैं एक स्टॉप लॉस सोचता था और बाजार क्या होता था उस स्टॉप लॉस पे चला जाता था, मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाती थी, मुझे लॉस हो जाता था। मुझे कभी इस बात का अंदाजा ही नहीं लगता, समझ ही नहीं आता कि आखिर बाजार को पता कैसे चलता है कि मेरा स्टॉप लॉस इस जगह पे है। अच्छा, कुछ बार ऐसा भी होता था कि मैं स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं था, मैं सोच के रखता था कि यहाँ पे स्टॉप लॉस स्क्वायर ऑफ करूंगा। ऐसे केस में क्या होता था, मार्केट वहां जाता था और बहुत देर तक स्ट्रगल करता रहता था, तब तक स्ट्रगल करता रहता था जब तक कि मैं उस पोजीशन से निकल ना जाऊं, और जैसे ही मैं निकला वैसे ही बाजार वापस डाउन, मेरे फेवर में। लेकिन मैं उसका फायदा नहीं उठा पाता था। कई बार तो ऐसा हुआ कि मैंने अपने दोस्तों को बताया कि भाई देखो, बाजार यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा। मैंने भी उस सपोर्ट से ट्रेड लेने की कोशिश की, और मैंने जब ट्रेड लिया तो चूंकि दोस्त तो नए थे, उन्होंने उस इमोशंस को नहीं समझा और वो प्रॉफिट कर गए। मैंने ट्रेड लिया, बाजार थोड़ा नीचे आया, वही स्टॉप लॉस वाली कहानी। तो इस बात को समझना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था, और मैंने जो ड्यूरिंग 3 इयर्स रिसर्च की उस दौरान, उस 3 साल बंद कमरे में, वो रिसर्च इसी बारे में थी कि बेसिकली ये होता क्यों है। तो थ्योरीज को टेक्निकली अगर देखा जाए तो टेक्निकली थ्योरीज तो मैंने बहुत सारी दी, बट द थिंग इज कि इमोशंस पे कंट्रोल की बात वहीं से मुझे समझ में आई कि उस दौरान जब बाजार उस फेज में जाता है तो वहाँ पे हमको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना होता है, और वहीं से जन्म हुआ एलटीपी कैलकुलेटर का, वहीं से कैलकुलेशंस का जन्म हुआ, वहीं से जन्म हुआ रिस्क के मैनेजमेंट का। मुझे ये बात समझ में आई कि ट्रेडिंग कैसी होती है। ट्रेडिंग हमेशा अपनी औकात के हिसाब से, अपनी रिस्क के हिसाब से करना चाहिए, ना कि उधार लेके करना चाहिए, ना कि क्रेडिट पे करना चाहिए, ना कि मार्जिन पे करना चाहिए। और ये बातें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन वक्त ऐसा आ गया था कि थ्योरीज सामने हैं जिन पे मैं छोटे छोटे ट्रेड्स कर रहा हूँ और छोटे छोटे पैसे भी बन रहे हैं, लेकिन वो इतने एनफ नहीं है जो मेरे क्रेडिट्स को भरपूर वापस से डेट ऑफ कर सके, वापस से उनको भर पाऊँ मैं। अब समय ऐसा आ चुका था जब, जिसको कहते हैं एकदम चरम पीक, जहाँ पर मुझे डिसीजन लेना था कि या तो ये सब कुछ छोड़ के अब मुझे नौकरी करनी है, या तो वो स्टॉक मार्केट में कहीं से मुझे पैसा मिल जाए, वो पैसा मैं लगाऊं और अपनी थ्योरीज पे भरोसा करूं और सारे क्रेडिट्स को ख़त्म करूं। इस दौरान साथ देने वाला कोई नहीं था, रिलेटिव्स जो पहले उधार दे चुके थे अब देना नहीं चाहते थे। तो फिर से काम कौन आई, काम आई पत्नी जी।
उन्होंने उठाए अपने सारे गहने और उन्होंने कहा कि ये फाइनल ट्रस्ट आप पे करती हूँ, ये सारे गहने बेच दो और जो पैसे आते हैं लगा दो स्टॉक मार्केट में। गहने कौन से? शादी वाले, जो कि एक औरत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उनके लाइफ में। उन्होंने सपोर्ट किया। तो ये वक्त था डू और डाई का, क्योंकि अब अगर पैसा गंवाते तो शायद पता नहीं इस दुनिया में उसके बाद होते भी कि नहीं होते। तो ये वो वक्त था। गए, बेच भी दिए और वो पैसा स्टॉक मार्केट में लगा भी दिया। और लगाने के बाद अपनी थ्योरीज पर पूरी तरीके से इमोशंस को कंट्रोल करके और ट्रेड को वापस से रीइनिशिएट किया। ट्रेड को वापस से रीइनिशिएट करने के बाद ड्यूरिंग 3 इयर्स, 3 साल के दौरान, 3 साल की ट्रेडिंग के दौरान जो गहने गए थे वो तो वापस आ गए, उससे कई गुना ज़्यादा आ गए। और आज का वक्त ऐसा आ गया कि आज के वक्त में कह सकते हैं कि डिज़ायर्ड कार चाहिए या डिज़ायर्ड घर है, ये सब कुछ सारी अवेलेबिलिटीज़ हो गई। जो फेज़ इससे भी ज़्यादा स्ट्रगल वाला कह सकते हैं, वो मेरे पर्टिकुलर के लिए नहीं था, लेकिन अब ये सोसाइटी के लिए था। मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते रहते थे। मेरे बहुत जानने वाले लोगों के पास भी बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते रहते थे। ऐसे फ़ोन कॉल्स जो कि ये हमें झांसा देने की कोशिश करते हैं, ये हमें बताने की कोशिश करते हैं कि हम आपको स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा कमा के दे सकते हैं। आप मेरे बिहाफ पे पैसा लगाओ, आप मुझ पे पैसा लगाओ। और ऐसा मेरे बहुत ही करीबी फ्रेंड के साथ हुआ, बहुत ही करीबी मित्र के साथ हुआ। वो बंदा क्या था? वो बंदा इंजीनियर और जॉब करता था, किसी एक रिनोल्ड कंपनी में जॉब करता है, अभी भी वो सूरत में रहता है। तो जॉब करता था। उसके किसी फ्रेंड के फ्रेंड ने फ़ोन लगाया और बोला कि मैं तुमको स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकता हूँ। और उसने अपनी लाइफ की सेविंग्स, ऑलमोस्ट लगभग उसके पास उस समय 7-8 लाख रुपीज़ रहे होंगे, वो लाइफ की सेविंग्स उसके बिहाफ पे स्टॉक मार्केट में लगा दिया। और वो पूरी की पूरी सेविंग्स क्या हो गई? वाइप आउट हो गई, साफ हो गई। उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि दैट काइंड ऑफ की फैमिली के साथ सुसाइड करने वाली स्थिति। और ये समय देख करके मुझे लगा कि मुझे भी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए और लोगों को इस बात के लिए अवेयर करना चाहिए कि जीवन में आपको दूसरा कोई व्यक्ति पैसा कमवा ही नहीं सकता। आपको अगर कहीं से भी पैसा कमाना है तो आपको वो खुद को वो काम करना पड़ेगा। आप कभी सोच के देखिए कि आपके बिहाफ पे कोई जाए, किसी कंपनी में नौकरी करे और सैलरी आपको मिले। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। आपके बिहाफ पे कोई और शॉप लगाए और उससे जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपको मिले। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जो स्किल्स, जो व्यक्ति आपको फ़ोन कर रहा है या किसी टेलीग्राम या व्हाट्सएप या फेसबुक किसी भी थ्रू आपको कांटेक्ट कर रहा है, जो व्यक्ति आपको ये कन्विंस कर रहा है कि आप 10,000 रुपए भी लगा दो तो मैं आपको 10 का 20 बना के दे दूंगा, तो क्या उसके खुद के अंदर ये स्किल्स नहीं है? क्या उसके खुद के पास 10,000 रुपीज नहीं है? बिल्कुल है, बट दैट इज काइंड ऑफ गैम्बलिंग। उनका काम क्या है? उनके उनके मकसद को समझिए, उनके मोटिव को समझिए। उनका मोटिव है आपसे मोटा पैसा लेना, मोटी फीस लेना। तो फिर मैंने ये कम्युनिटी शुरू की। कम्युनिटी में मैंने क्या किया? मैंने सोचा कि मैं सोसाइटी को, समाज को सिखाऊंगा कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं। और वो कारवां हमने सिंगल पर्सन से शुरू किया। एक व्यक्ति के साथ मैं शाम को 2.5 घंटे बैठना शुरू हुआ कि मैं सिखाऊंगा। फिर हमने डिसाइड किया कि समय ऐसा नहीं दे पाएंगे, तो फिर हमने संडे बैठना शुरू किया कि मैं सिखाऊंगा। और वो कारवां तब से चल रहा है और आज लगभग 30 to 35,000 पीपल, लगभग लास्ट 70 संडे हम लोगों ने लगातार वेबिनार्स किए, लगातार अवेयरनेस फैलाई है कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए खुद को सीखना, खुद को समझना बेहद ज़रूरी है, न कि किसी और के भरोसे हम पैसा कमाने की कोशिश करें। ड्यूरिंग दिस पीरियड मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले। एक अंकल मिले दिल्ली के। उनका क्या था? उनका एक बेटा फिजिकली चैलेंज्ड और एक बेटा न्यूजीलैंड में रहता है, जिसकी फ़ीस पे करनी थी। फ़ीस पे कर रहे थे, हाफ फ़ी पे कर चुके थे। उनकी वाइफ की ज्वेलरीज बिकवा दिए गए, उनके क्रेडिट कार्ड स्वाइप करवा दिए गए, सिर्फ स्टॉक मार्केट के एडवाइजरीज के फ़ीस के नाम पे। और उनके अंदर क्या है? उनके अंदर ये लालच कह सकते हैं या एक उम्मीद कह सकते हैं। इसको लालच नहीं कहते, इसको एक होप कहते हैं। उनके अंदर ये होप कि शायद ये पैसा देने से मेरे पास और पैसा आ जाए। तो ऐसे न जाने कितने केसेस, ऐसे न जाने कितने लोगों से मैं इंटरेक्ट हुआ। एक बड़ी मज़ेदार बात और बताता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, उनको क्या होती है? उनको शॉर्टकट की आदत है। शॉर्टकट चाहिए सबको जीवन में, हमको तो शॉर्टकट चाहिए ही। शॉर्टकट के लिए हम कभी-कभी क्या करते हैं कि सीधे रोड पे ना जाके रॉन्ग टर्न ले लेते हैं। तो शॉर्टकट की आदत होती है। लोग कहते हैं कि आप ही मेरा अकाउंट हैंडल कर लो, आप मेरे लिए पैसा बना दो, मैं अपने अकाउंट का आईडी पासवर्ड दे देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, वैसा कर देता हूँ। हमेशा याद रखिए,
पहली बात कि कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, ये आपको खुद को करना पड़ेगा। और रही बात मेरी, तो लोग मुझसे कई बार पूछते रहते हैं, आपका कॉमन क्वेश्चन होता है, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मुझे जानते हैं, आज उनको भी इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जवाब दे देता हूँ। कॉमन क्वेश्चन होता है कि आप कितना कमाते हैं। मैं कितना कमाता हूँ, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो मैंने टैक्स पे किया था, इनकम टैक्स पे किया था, वो अराउंड 45 लाख रुपीज़ के आसपास था। तो आज मैं यहाँ हूँ आपको सिर्फ यही बताने के लिए, सिर्फ यही समझाने के लिए कि मेरी जो लाइफ की जर्नी रही है उसमें मैंने क्या सीखा। मैंने ये सीखा कि हमेशा सीखते रहना चाहिए और हमेशा कंटिन्यूटी में धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। दूसरी चीज़, किसी और पे भरोसा ना करके अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। एक पर्टिकुलर फेज़ को लर्न करिए, एक पर्टिकुलर चीज़ को लर्न करिए और उसी पे कंटिन्यूअस चलते रहिए, तब जाके कहीं हमको सक्सेस या फिर कह सकते हैं ग्रैंड सक्सेस हासिल हो सकती है। तो ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर मिलेंगे। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी ज़िंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जोश स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं।